जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग फटाफट जुड़ जाइएगा और एक बार सेशन को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ जो भी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों को शेयर करिएगा और सभी को बता दीजिएगा कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जैसा कि हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, तो आज लगभग हम लोग का अंतिम क्लास रहेगा। और ये अंतिम क्लास क्या है? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। और दूसरा चैप्टर होगा आपका, और दूसरा चैप्टर है आपका यहाँ से सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। ये दोनों चैप्टर बचे हुए थे और इन दोनों को आज हम लोग पढ़ करके एक समाप्त कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे जियोग्राफी यानी भूगोल पर, जो कि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग साइंस पढ़ेंगे। तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग पहले पढ़ना क्या चाहते हैं और रिवीजन करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने पढ़ाई पर आ जाते हैं। और एक बार फिर से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से कैसे स्टार्ट हो रहा है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। तो यहाँ से पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए, कह रहा है कि वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है। यानी जो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था वो किससे किसके बीच हुआ था? तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच, मुस्लिम लीग के समझौते से हुआ था। ठीक है, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से संबंधित है ये जो लखनऊ अधिवेशन 1916 है। एक बार इसको फिर से समझिएगा। कह रहा है कि वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है? तो ये कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग से समझौते से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है कि वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि लखनऊ अधिवेशन की जो 1916 का था उसकी अध्यक्ष कौन थी, अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, तो यहाँ से ये आप क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बनता है, देखिएगा यहाँ से। कहा कि वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, अच्छा ये तो हो गया, सॉरी। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। जो उग्रवादी और उदारवादी का जो पुनः एकीकरण किया गया, तो पृथक हो गए थे, फिर उसके बाद मिलाया गया। तो किस अधिवेशन के तहत मिलाया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन के तहत मिलाया गया था। अतिवादियों एवं उदारवादियों ने पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी? तो एनी बेसेंट। उन सभी को मिलाने का कार्य सबसे बड़ी भूमिका किसका था? तो एनी बेसेंट का था। चलिए आ जाते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया था? किसके द्वारा कराया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। जो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता जो हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके प्रमुख दूरगामी परिणाम हुए? तो कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार, यही था। आगे देखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने। किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। किसे? जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। चलिए आ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है। देखिए, मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। किसने विरोध किया था भाई? तो मदन मोहन मालवीय ने। किसका? तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के जो समझौता हुआ था उसका विरोध किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय ने किया। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो
आयरलैंड से ली गई थी। तो कहाँ से ली गई थी भैया? आयरलैंड से ली गई थी। तो याद रहेगा आपको। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था? तो होम रूल आंदोलन। होम रूल जो आंदोलन था वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत प्रमुख हुआ था, लोकप्रिय हुआ था। चलिए आ जाते हैं आगे। अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना यानी महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन आरंभ किया था, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडयार यानी मद्रास से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। एक बार इसको फिर से देखिएगा। कह रहा कि 1916 में अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक ने पूना महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर में 1916 में मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो मद्रास में किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट। लेकिन पूना में जब पूछ देगा तो कौन स्टार्ट किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो ये दोनों अंतर याद रखिए कि होम रूल डायरेक्ट सभी लोग एनी बेसेंट को मान लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि यदि पूना की बात कहेगा तो बाल गंगाधर तिलक, यदि मद्रास अडयार के बात कहेगा तो एनी बेसेंट। चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा है कि एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी? तो कॉमनवेल्थ से। किससे? कॉमनवेल्थ। कौन सी पत्रिका थी? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका थी। तो ये आपको याद रखना है यहाँ तक। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग आगे। आगे देखते हैं कितना क्वेश्चन बनता है इधर। चलिए, कह रहा है होम रूल आंदोलन, इसको देख लेते हैं। कह रहा है होम रूल आंदोलन आयरलैंड का शब्द है। जो होम रूल है वो कहाँ का है? तो आयरलैंड से। अभी हम लोग देखें इसको, तो ये कहाँ का है भैया? आयरलैंड का है। थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं। जो होम रूल है वो आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ स्वशासन है। होम रूल का अर्थ क्या है? स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेमांड द्वारा की गई थी। होम रूल की स्थापना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो रेडमांड। किसके द्वारा? रेडमांड द्वारा की गई थी। आगे देखिएगा। 1916 ईस्वी को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे भाई? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो ये तथ्य पूरा आपको याद रहना चाहिए। यहाँ से एक बार फिर से देखिएगा। होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ क्या है? स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो रेडमांड ने किया था। और 1916 में प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन सा था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, अब आ जाते हैं। अब भारत में कौन कौन किया इसको देखिए। कह रहा कि तिलक होम रूल कब किए थे? 1916 में अप्रैल में किए थे। और एनी बेसेंट सितंबर में की थी, 1916 में ही किए थे। और क्षेत्र ये कहाँ से थे? महाराष्ट्र, कर्नाटक और इनका मद्रास, तमिलनाडु, इनका जो क्षेत्र था। ठीक है भाई, यानी कि एनी बेसेंट का। और इसको छोटा करते हैं, देखिएगा। और मुख्यालय इसका बेलगांव, कर्नाटक था। और जो इनका मुख्यालय था अडयार, मद्रास में था। समिति स्वरूप क्या थे? और अखिल भारतीय स्वरूप। थोड़ा सा और छोटा करते हैं, चलिएगा। देखिएगा इसको, थोड़ा सा चार्ट जो बना है ये ध्यान से देखिएगा आप लोग, ताकि आपको समझ में ही आए। बहुत बढ़िया बनाया गया है। समिति स्वरूप यानी कि अध्यक्ष एनसी बेलकर व जोसेफ बैस्पिस्ट थे। और इसके जो सचिव थे जॉर्ज अरुलडेल थे। सॉरी, आगे आ जाते हैं। आगे देखते हैं उद्देश्य क्या था भाई। जो उद्देश्य इसका क्या था, यानी कि जो तिलक ने किया था उनका उद्देश्य क्या था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और जो एनी बेसेंट ने की स्वशासन की स्थापना, उनका उद्देश्य क्या था? स्वशासन की स्थापना। और इनका उद्देश्य था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रचार माध्यम क्या था? मराठा व केसरी। इनका प्रचार माध्यम था कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया। तो ये पूरा होम रूल के बारे में शॉर्ट्स नोट्स की तरह हम लोग पढ़े हैं। और इसको आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। और इसको रिवाइज जरूर करिएगा भाई। सॉरी, रिवाइज करने के कई तरीका है। एक बार आप मन से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर इसको वीडियो लगाइए और सुनते रहिए, काम करते रहिए। लेकिन उसको बार बार रिवाइज करिए ताकि आपके दिमाग में ये बातें बैठें और आपको याद रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या कर रहा है।
आगे कह रहा कि फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था, तो एनी बेसेंट ने। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था, तो एनी बेसेंट ने दिया था। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया, तो 1918 में, यानी 2 साल बाद दोनों को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो लाला लाजपत राय द्वारा, यानी कि अमेरिका में लाला लाजपत राय किए थे। तो ये जगह देखो 3 जगह हो गया, पहले आयरलैंड में हुआ, उसके बाद फिर भारत में, फिर उसके बाद अमेरिका में हो गया। अमेरिका में भी पहले हुआ था, भारत में तो 16 में आया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 3 जगह आप याद रखिएगा, ठीक है। आ जाते हैं अब यहाँ पे, इनको देख लेते हैं थोड़ा सा बॉक्स में। ये बॉक्स वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, बीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंध लोग थे। इतने लोगों का संबंध था एनी बेसेंट की होम रूल के साथ, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इनके साथ इतने लोग थे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है, ये देख लेते हैं हम लोग। कह रहा कि 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल की स्थापना की गई, इसके महासचिव डी ग्राहम पोल थे। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अगला चैप्टर पर आ जाते हैं हम लोग सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। अब इस पे हम लोग आते हैं और इसके बारे में फिर देखते हैं, ठीक है भैया। तो आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम आपका लगभग करीब होने वाला है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते रहिए और अपनी पढ़ाई को और मजबूत करिए। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला चैप्टर, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। इसमें ही पहला क्वेश्चन है भाई आपका, क्या करा कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो भैया सबसे इम्पोर्टेंट राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो, ज़्यादा आंखें ना ध्यान देना हो। चलिए अब आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए कह रहा कि राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे, तो किसके, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के, किसके, अंग्रेजी, ये इसको बोल सकते हैं क्या, पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। कौन, राजा राम मोहन राय। चलिए आ जाते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं अगला कौन क्वेश्चन बन रहा है। चलिए देखिए, कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1828 में की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी, तो 1828 में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। संवाद कौमुदी यानी कि बांग्ला भाषा, संवाद कौमुदी यानी बांग्ला भाषा तथा मीरात उल अखबार यानी कि फारसी भाषा के संपादक कौन है, ये इन दोनों के संपादक, ये बांग्ला भाषा में लिखा गया और ये फारसी भाषा में, तो इन सब के संपादक कौन है, तो भाई राजा राम मोहन राय हैं। कौन है, राजा राम मोहन राय हैं। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आ जाते हैं आगे आते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं कि वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्थान का गठन किया था, तो आत्मी सभा का गठन किया था। किसका, आत्मी सभा का गठन किया था प्रचार के लिए, एकेश्वरवादी मत के प्रचार के लिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर के वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 ईस्वी में
आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, यही भी बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। ठीक है, यहाँ से समझ गए। यानी कि केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ था, उसके फलस्वरूप केशव चंद्र ने यहाँ मूल ब्रह्म समाज से क्या हो गए, अलग हो गए, और 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। तो ये आप इतने बॉक्स में जो दिया गया है, यहाँ से 3 से 4 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए फिर आ जाते हैं आगे, कौन सा क्वेश्चन बनता है उसको देखते हैं। करा कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, राम मोहन राय, ये इंपॉर्टेंट है। उपाधि किसने दी राजा की? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो ब्रिटल यानी कि इंग्लैंड में। उनकी समाधि कहाँ है? तो इंग्लैंड में। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो केशव चंद्र सेन ने। किसने? केशव चंद्र सेन ने। नेटिव मैरिज अधिनियम किसने चालू किया था? भूमिका किसने निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन ने निभाई थी। चलिए भाई आगे आ जाते हैं। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? अब देखिए आर्य समाज की बात आ गई, अभी तक ब्रह्म समाज की बात थी तो राजा राम मोहन राय, अब आ गए आर्य समाज की, तो आर्य समाज का कौन सा हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद सरस्वती। ठीक है, तो कन्फ्यूजन आप दूर रखिएगा, जो ब्रह्म समाज है तो वो राजा हो जाएंगे। ठीक है, ब्रह्मा है यानी कि राजा है, तो ब्रह्म समाज है तो राजा है, और आर्य है तो सरस्वती। आर्य समाज सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए आ जाते हैं आगे। किसी भी तरह से एक अपना ट्रिक बनाइए और कुछ पहचान बनाइए कि ये शब्द आएगा तो जैसे ब्रह्मा होते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि तीनों यानी राजा हैं, तो राजा राम मोहन राय हो गया। बाकी ये आर्य समाज है, शांतिपूर्वक है, दयानंद सरस्वती, कर लीजिएगा इनको। तो अपने से एक याद करने का ट्रिक बना लीजिए, खुद से अपने से बनाइए, किसी दूसरे से। जब अपने से खुद से बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। चलिए आ जाते हैं आगे। आगे क्या करा कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। चलिए, दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है, उसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा। और सत्यार्थ प्रकाशन की पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में। किसने लिखा गया है? तो दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है ये। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा बनता है भाई। कह रहा कि किस समाज सुधारक को मार्टिन लूथर कहा जाता है? किस समाज सुधारक को मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को। मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, कौन है भाई? तो दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आ जाते हैं आगे। सॉरी। करा कि किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? अब देखिए सती प्रथा आ गई। सती प्रथा का समर्थन किसने किया था? तो राधाकांत देव ने किया था। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई?
आत्माराम पांडुरंग। देखिए प्रार्थना, अब इनको कैसे याद करना, देखो तीनों का याद करिएगा। पहले ब्रह्मा, ब्रह्मा कौन है, राजा है तो राजा राम मोहन राय। आर्य समाज है, आर्य मतलब भारत, यानी कि भारत एकदम शांत माहौल का है तो दयानंद सरस्वती एकदम दयालु है। ठीक, उसके बाद आगे हैं आपके क्या, आप प्रार्थना, प्रार्थना आत्मा, आत्मा से करिए प्रार्थना, तो प्रार्थना के समाज के संस्थापक कौन है, तो आत्माराम पांडुरंग। तो इन तीनों को अपने भाषा में अपने से कोई शब्द से रिलेटेड आप कुछ भी कर सकते हैं और उसको याद रखिए किसी भी तरीके से। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो आत्माराम पांडुरंग। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो महादेव गोविंद रानाई को। किसको, महादेव गोविंद रानाई को कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी तरीके से, देखिए याद करने से मतलब है ये नहीं कि हमें क्या बनाना है, हमें अपने से याद करना है और किसी भी सहारे से बस याद रहे। ठीक है, याद तो पूरा किताब होगा नहीं एक बार में, तो थोड़ा थोड़ा सा ट्रिक और समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। चलिए आ जाते हैं भाई आगे। बाकी आप लोग की मर्जी, अपने से भी कुछ बना सकते हैं, रिलेटेड करिए ताकि याद रहे, कन्फ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब आ जाता है ऑप्शन में तीनों दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये है कि ये है कि ये है। तो उनको समझने के लिए अपने अंदर थोड़ा सा एक ट्रिक बनाइए कि ऐसा शब्द आ रहा है इसका मतलब ये चीज़ हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो फिर आ जाते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, तो कलकत्ता में। अब देखिए रामकृष्ण मिशन विवेकानंद द्वारा किया गया था। अब विवेकानंद आ गए तो रामकृष्ण विवेकानंद। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन को विवेकानंद ने स्थापित किया था कब, 1897 में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद यानी शिकागो में कब भाग लिया था, तो 1893 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिए थे, तो 1893 में लिए थे। कौन लिया था, तो स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। सिस्टर निवेदिता कौन थी भाई, तो विवेकानंद की शिष्या थी। विवेकानंद की शिष्या थी। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए कह रहा कि सिस्टर निवेदिता कौन थी, तो विवेकानंद की शिष्या मार्गरेट नोबेल, ये विवेकानंद की शिष्या थी। ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1875 में। किस वर्ष, 1875 में। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाते हैं हम लोग आगे। करा कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो अडयार मद्रास में। यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो था वो कहाँ पे हुआ था, तो मद्रास में हुआ था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली, तो एनी बेसेंट के प्रयत्न से मिली। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो हेनरी विवियन डोरेन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हेनरी विवियन डेरोजियो ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसको महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो किसकी थी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। देखिए विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर की थी। चलिए आ जाते हैं आगे। ये देखिएगा, इसमें देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स वाला। कह रहा कि वर्ष 1851 में नौरोजी वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, SN बंगाली, RK कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदायस्नान सभा गठित की गई। रहनुमाई मजदायस्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका
गुफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। तो भैया देखिए पढ़ने में थोड़ा कठिनाई लग रहा है, इसको ऐसा वर्ड है कि बोलने में भी कठिनाई लग रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और अच्छे से पढ़ करके अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिएगा, जिस तरह बैठाना होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना किया? तो किस ज्योतिबा फुले थे, उन्होंने क्या किया था? सत्यबोधक समाज की स्थापना किया था। किसकी? सत्यबोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फुले। चलिए आ जाते हैं अब इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। ये तो बहुत बढ़िया है भाई क्वेश्चन, यानी कि पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना आज़ाद। तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये दोनों चैप्टर आज समाप्त हो गए और लगभग मेरा पूरा आधुनिक भारत लगभग पूरा समाप्त हो चुका है और आप लोग इसका रिवीजन करिएगा। तो कल हम लोग या तो फिर भूगोल स्टार्ट करेंगे, या तो फिर विज्ञान स्टार्ट करेंगे साइंस का, या तो फिर एनसीईआरटी का कहेंगे तो आप एनसीईआरटी का भी करा देंगे और सबका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर आप सभी लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी और इस क्लास से आपको कितना हेल्प मिला, कितनी पढ़ाई में मजबूती मिली। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी फिर बाद में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।